नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अक्टूबर के अंदर स्कूल लेक्चरर का पेपर लिया था पॉलिटिकल साइंस का। तो ये पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चन तक क्वेश्चन हल कर दिए थे। अगर किसी को वहाँ अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ से क्वेश्चन देख सकता है। तो आज हम 61 नंबर से स्टार्ट करेंगे इसको। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो इसके अंदर पहला ही क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेमेल है। तो इसके अंदर बेमेल है बतान था, सामाजिक न्याय एक सार्थक विचार है। तो ये इन्होंने हायक ने बात नहीं करी है, जबकि न्याय के प्राथमिक वस्तु का न्यायपूर्ण वितरण ये बात जॉन रॉल्स ने करी है। प्रतिकारात्मक सद्गुण के रूप में न्याय ये माइकल सैंडल ने बात करी है। न्याय के अधिकारिता सिद्धांत की बात रॉबर्ट नॉजिक ने करी है। तो ये सभी इसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जो न्याय का वर्थवाइल सिद्धांत था ये एफ हैक के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक चीज याद रखें, भारतीय जो संविधान का 123 अनुच्छेद है, 123 अनुच्छेद जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उससे जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था यूजीसी नेट के अंदर। तो आइए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकृतित करने का अधिकार शक्ति होती है। तो ये बात सही है। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होगा। तो ये बात भी सही है। ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों सही था इसका। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई। तो ये एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ याद कर सकते हैं। तो ये 2005 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। निम्न वाक्यों पर ध्यान से पढ़िए। तो ये जो क्वेश्चन था ये अमेरिका ने जो इराक के ऊपर हमला किया था उससे रिलेटेड था। तो 2003 के अंदर इन्होंने हमला किया था, ये बात सही थी इसकी। कोएलिशन ऑफ विलिंग्स में 20 देश इस हमले में शामिल थे। तो ये गलत बात है। अमेरिका ने अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए अकेले ही इराक के ऊपर हमला किया था, और इसका विरोध भी कई उस समय वीटो पर्याप्त शक्तियों ने किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। तो ये बात सही है। इसके अंदर रशिया भी प्रमुख था जिन्होंने इसको मना किया था हमला करने के लिए। तो इसका पहला और थर्ड ऑप्शन सही था। तो इसका सेकंड सही था। निम्न किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों का अंत स्थापित किया गया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 19 में जो प्रभुता और अखंडता है ये कब कौन से संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था 16वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चितता विनाश यानी एमएडी म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है एक सैनिक रणनीति से संबंधित एक सिद्धांत है ये एमएडी, ये पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है। तो अरविंदो जी ने जो राष्ट्रवाद की व्याख्या करी थी वो तार्किकता के आधार पर और ईश्वर की वाणी के आधार पर करी थी। और अरविंदो जी बहुत बड़े राष्ट्रवादी माने जाते हैं। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का इन्होंने आइडिया दिया है। और इन्होंने पाउंडीचेरी के अंदर ऑरविलो आश्रम की स्थापना करी थी। सावित्री लेजेंड ऐसी उनकी एक बुक थी, उसको आप देख लें एक बार अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुके हैं ये यूजीसी नेट के भी और जितनी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं अरविंदो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको देख के जाएं कभी भी एग्जाम में जाएं तो। और ये शिक्षण अभिवर्ती से क्वेश्चन था, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। अमेरिकी नीति निर्माण को राष्ट्रीय हित की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्म संयम बरतने की सलाह किसने दी। तो ये दी थी इन्होंने जॉर्ज कैनन ने। जॉर्ज कैनन ने बताया था कि राष्ट्र हित की सिद्धि के लिए आत्म संयम को बरतना चाहिए। तो ये बात करी थी जॉर्ज कैनन जी ने। परिक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो परिक्रियात्मक न्याय जो होता है वो प्रक्रिया पर ध्यान देता है। तो ये उत्पादन और इसमें से सही नहीं है, माफ कीजिएगा। तो इसमें जो सही नहीं है पूछा गया है, तो इसके अंदर जो सही नहीं है बाजार प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय परिक्रियात्मक न्याय जो होता है प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखता है, ये प्रक्रिया के ऊपर ध्यान रखता है। तो ये प्रक्रिया न्याय बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए उत्तरदायित्व, ये बात भी करता है। हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत हकदारी होती है, तो ये बात भी करता है। लेकिन जो उत्पादन और वितरण की बात है इन्होंने नहीं करी है। तो यही इसका सही आंसर है। इसमें से नहीं पूछा गया था, तो उत्पादन और वितरण इसका संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक आर्गेनेस्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है।
तो ऑर्गोनस्की ने जो राजनीतिक अवस्था की स्थिति बताई थी, राजनीतिक विकास की जो अवस्था है उसके उन्होंने जो वर्णन नहीं किया था, वो आधुनिक राज्य के एकीकरण की बात नहीं करी थी। उन्होंने राष्ट्रीय समृद्धि राजनीति की बात करी है, औद्योगिकरण की राजनीति की बात करी है, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति की बात करी है। और आप जहाँ पे भी देखें पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ ही ऑर्गेनेस्की को जोड़ा जाता है। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बहुत बड़े थिंकर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वो है प्रणाली सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया? चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। तो ये किया था रेनहोल्ड न्यूबर ने ये बात कही थी कि लोकतंत्र के अंदर अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान। तो देख लें आप इसको, बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनते जा रहा है धीरे धीरे। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दल ने भाग लिया? तो ये जब भारत का जो पहला चुनाव हुआ था 1952 के अंदर, उस समय 14 राष्ट्रीय दल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसको मिलान करना था, तो आइए इसको मिला लेते हैं। पॉलियार्की की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं रॉबर्ट ए डहल। तो तीसरे का फर्स्ट का तीसरा, तो ये दोनों तो कट ही जाते हैं, इनको काट देते हैं। और बी बहुमत की तानाशाही की बात करते हैं टॉकविले। तो इसके अंदर देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन सही था। कमजोर लोकतंत्र की बात करते हैं बेंजामिन बार्बर। लोकतंत्र लोहा तंत्र का नियम, ये मिशेल ने बात करी है। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग थी। तो आप देख लें इसको, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं था वो हमें बताना था। तो इसके अंदर सही सम्मिलित नहीं है ये जटिल समानता, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। ये जोहेन कोहेन इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जोशुआ कोहेन इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी ये सारे सही मैचिंग है। अवसर की समानता की बात रॉल्स ने करी है, सामर्थ्य की समानता की बात अमृतसर ने, संसाधनों की समानता की बात करी है डॉर्किन ने। निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा देने वाले विचारक हैं? वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा दी थी लॉर्ड मैकले ने। तो लॉर्ड मैकले इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता अथवा निर्वहन करने से मना करता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञापत्र जारी कर उस अधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य को निर्वहन के लिए आदेशित किया जाता है? जब कोई अधिकारी अपना कर्तव्य निर्वाहित नहीं करता, तो भारतीय संविधान के 32 के तहत कहा जाता है कि वो अपना परम आदेश, यानी जो एक परम आदेश है मैंडमस, तो वो अपना आदेश सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि वो अपने परमादेश को मैंडेमस जारी करके, परमादेश जारी करके पूछना चाहता है कि आप किस आज्ञा पत्र से किसी कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद सांसदों की जननी है। यह कथन किससे रिलेटेड है? तो ये कथन रिलेटेड है मुनरो से। मुनरो ने बात की थी कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है। मुनरो, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो ये सिंपल सा था। गुटनिरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अधिकतम सदस्य अफ्रीका से रिलेटेड थे। निम्नलिखित में से कौन शब्द समूह सैक्युलर राज्य की विशेषता सुसंगत नहीं है? तो इसका जो सुसंगत नहीं है सैक्युलर राज्य की, शांति, सहिष्णुता, धार्मिक राज्य, तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। कॉलबर्ग के अनुसार, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड था, पॉलिटिकल साइंस का नहीं था ये क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई? तो महात्मा गांधी द्वारा जिसकी आलोचना नहीं की गई, तो संसदीय व्यवस्था की आलोचना उन्होंने करी थी, संप्रभुता की भी आलोचना करी थी, राज्य की भी आलोचना की थी, लेकिन जो हमारा वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को गांधी जी बहुत बड़े पक्षधर थे, उन्होंने इसका समर्थन भी किया था, इसकी आलोचना नहीं करी थी। 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था। इसके अंदर सिर्फ बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर पहला ही ऑप्शन था कार्यकारिणी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124, ये सुमेलित नहीं था। स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसको। 85वां क्वेश्चन है कि गैरेल्ड मैकलम ने स्वतंत्रता को त्रयी संबंध के आधार पर परिभाषित किया। तो ये बात सही है।
लास्की ने घरेलू स्वतंत्रता का परख लिया था, ये बात गलत है। लास्की ने स्वतंत्रता के 3 स्वरूपों व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक की चर्चा करी है, तो ये बात भी सही है, उसका पहला और तीसरा सही था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर बहुत फेमस है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ कराया गया था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। एक व्यक्ति जो ये तो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको स्किप करते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों और अभिव्यक्ति का समूह कहा? तो राजनीतिक संस्कृति के बहुत बड़े हमारे थिंकर हैं आमंड और पावेल। आमंड और पावेल ने बहुत काम किया है पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर, तो जहां भी आपको दिखे तो इनका आंसर था आमंड और पावेल ने उस पर कार्य किया, तो यही इसका आंसर सही था। और ल्यूशन पाई ने भी इसके ऊपर काम किया। इन्होंने ईसीडी मॉडल दिया था, एक ईसीडी मॉडल। इन्होंने बताया था कि सरकार की जितनी भी अंग होती है, अगर उसके अंदर इक्वालिटी, कैपेसिटी और डिफ्रेंशिएशन करने की क्षमता है, ल्यूशन पाई ने बताया था कि सरकार के अंदर इक्वालिटी यानी वो इक्वल सबको मान के चले, कैपेसिटी हो उसकी संस्था के पास, और डिफ्रेंशिएट करने की पावर हो। मान लीजिए कोई संस्था है कि वही एक सारा कार्य कर रही है, तो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। तो डेवलप कंट्री के पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए ऐसा, तो इन्होंने ईसीडी मॉडल दिया था। किस पुस्तक में कहा गया कि मेरी आत्मा का निवास राज्य में है? तो ये कहा गया था द न्यू स्टेट के अंदर बात कही गई थी कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है। राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति चुनने वाला विचारक। तो मैंने आपको पहले ऊपर बताया था कि राजनीति से जुड़े, राजनीतिक संस्कृति से जुड़े थिंकर हमारे आलमंड है, पावेल है। तो रॉबर्ट ए डहल ने ये बात कही थी राजनीतिक विरोध की बात करी थी रॉबर्ट ए डहल ने। और इसका याद रखें, बहुत बड़े प्लुरलिस्टिक थिंकर हैं, आइडिया ऑफ प्लुरलिज्म इन्होंने दिया है, तो ये बहुत बड़े बहुलवादी थिंकर हैं। भारत में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के अंदर मतदानों का व्यवहार सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है, तो ये बात सही है कि भारत के अंदर जो, एक मिनट थोड़ा नीचे आ गया, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो भारत में मतदान व्यवहार से संबंध में मतदान था, तो इसके अंदर ये बात सही है कि भारत के अंदर मतदान का व्यवहार है वह आर्थिक और सामाजिक कारकों को प्रभावित करता है। मतदाताओं का व्यवहार धर्म व जाति से बहुत अधिक प्रभावित होता है, तो ये बात भी सही है कि मतदाताओं का व्यवहार धर्म और जाति किससे प्रभावित होता है। लेकिन जो ये बात की इन्होंने तीसरी, ये बात सही नहीं है कि मतदाता पूर्णतः आदेशित रूप से, यानी एक ऑर्डर होता है उनके ऊपर, कोई ऑर्डर कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी या कोई समूह ऑर्डर कर रहा है कि तुम मुझे वोट करना है, ऐसा तो होता नहीं है। भारत के अंदर मतदाता की अपनी सूझ होती है, अपनी समझ होती है, अपनी ही तार्किकता के आधार पर वो डिसीजन करता है और अपने हिसाब से वोट करता है। उसके ऊपर कोई दबाव हो सकता है, आर्थिक दबाव, सामाजिक दबाव, लेकिन जो एक ऑर्डर होता है कि तुम्हें यही करना है, ऐसा नहीं होता है भारत के अंदर। तो इसका पहला और सेकंड ही सही था, तो इसका पहला और सेकंड थर्ड ऑप्शन में था, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। नाइन्टी टू क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पॉलियार्की, मैंने आपको पॉलियार्की का आइडिया बताया था, रॉबर्ट ए डहल ने दिया है। पॉलियार्की के साथ जुड़े हुए हैं बहुलतंत्र के साथ रॉबर्ट ए डहल। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। तो राजनीति जो प्रकृति के अभिव्यक्तिकरण की जो बात इन्होंने करी है, अभिमुखीकरण, आलमंड एंड पावेल ने करी है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीतिक के प्रति व्यक्तिगत जो राजनीति जो हमारी प्रणाली है या जो हमारा कल्चर है पॉलिटिकल कल्चर, वो जो पॉलिटिकल कल्चर है वो एक व्यक्तिगत जो हमारे जो अभिवृत्ति होती है, जो हमारी सोच होती है, समझ होती है, उसी का परिणाम होता है पॉलिटिकल कल्चर। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा नहीं लिखी गई? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा रानाडे, गांधी एवं जिन्ना ये पुस्तक नहीं लिखी गई थी। बाकी अर्थशास्त्र मार्क्स के आगे गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन लिखी गई थी, हिंदू बनाम हिंदू, ये तीनों भी लिखी गई थी। लेकिन गांधी, रानाडे और जिन्ना ये पुस्तक संभवतः जितना मुझे याद है ये अम्बेडकर जी ने लिखी थी ये पुस्तक। तो एक बार चेक कर लें आप ये किन्होंने पुस्तक लिखी थी, लेकिन इससे संबंधित लोहिया जी नहीं थे। 95वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो राजनीतिक विकास की विशेषता उन्होंने नहीं बताई थी। उसके अंदर उपव्यवस्था एकीकरण, सब सिस्टम का एकीकरण, ये इसकी व्यवस्था नहीं है। बाकी ये भूमिका विभिन्नीकरण, उपव्यवस्था की स्वायत्तता, लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन, ये सभी राजनीतिक विकास की अवस्था है। बाकी ये उपव्यवस्था एकीकरण इसकी अवस्था नहीं है।
निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार आधुनिक राज्य को एक निश्चित भूभाग क्षेत्र में बल प्रयोग करने का वैध अधिकार होता है? तो राजनीति राज्य को जो वैध अधिकार हिंसा के करने का बात करी है, वो करी है जेम्स वेबर ने। जेम्स वेबर नौकरशाही के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है और ये नौकरशाही से जुड़े बहुत बड़े थिंकर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे आते हैं ये। इन्होंने ट्रेडिशनल सत्ता और योग्यता, रीगल रैशनल आधारित और चमत्कारिक सत्ता यानी जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप होती है, इसके इन तीन आधार पर बात करी थी। तो इसका जो सही आंसर था, इसका मैक्स वेबर सही आंसर था। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? और रिटर्निंग ऑफिसर आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो रिटर्निंग ऑफिसर की होती है कि उसको चुनाव कैसे संपन्न करवाना है, कैसे उसकी जितनी भी कार्यवाही करनी है, चाहे पोलिंग एजेंट पे कहाँ पे किसको नियुक्त करना है, कैसे कार्य करने हैं, ईवीएम की देखभाल कैसी होगी, कहाँ पे उसको रखना है, ये सारी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। 2022 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर की जो भूमिका थी वो राज्यसभा के महासचिव के द्वारा निर्वहन किया गया था। इसका नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नई आर्थिक सूचना तथा संचार व्यवस्था के निर्माण की बात कही गई। तो ये हरारे के अंदर 1986 के अंदर इनका हुआ था, उसके अंदर इन्होंने बात कही थी। 99वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना जाता है? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया इन्होंने, हैंस कैल्सन ने दिया है। ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की बात करी है इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय अनुबंध की विशेषता है? तो शास्त्रीय अनुबंध यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की क्या व्यवस्था है? यह है जब अनुबंधित उद्दीपक को प्रतिबिंबित रूप में मजबूती दे दिया जाए तो वह अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। तो द अक्वेरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स इज फोर्स टू रिफ्लेक्टिवली बाय अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, आपको पता चले तो मुझे बता। अच्छा, ये एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का है भी नहीं है। उनका जो एजुकेशन का जो होता है फर्स्ट आरपीएससी का पेपर, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है? तो जो भारतीय संविधान का 101 अनुच्छेद है वो राज्यपाल को जानकारी देगा मुख्यमंत्री का कर्तव्य। तो जो ये सही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही है? राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री की शक्ति, तो ये बात तो नहीं है। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो जो भी कार्य होता है वो मुख्यमंत्री अपने जो भी कार्य होता है राज्यपाल को बताना अपना उनका कर्तव्य है एक प्रकार का। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही सही था। 102वां क्वेश्चन किस प्रकार है? गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नेम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नेम था इसके इसका जो सही था, इसका आंसर, इसका सेकंड आंसर सही था। नेम के वर्तमान 120 सदस्य हैं। नेम अब तक 18 शिखर सम्मेलन इसके हो चुके हैं। नेम का अंतिम सम्मेलन अजरबैजान में नहीं हुआ था, ये 2022 के अंदर 2021 के अंदर अजरबैजान के अंदर ही हुआ था, लेकिन 2021 के अंदर हुआ था। इसका पहला और दूसरा ही सही था। तो 1 मिनट ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको एक बार सही से कर लेता हूँ व्यवस्थित। हाँ, यहाँ तक हो चुका। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप जो समिति थी संविधान सभा की, इसके अंदर सदस्य के संथानम नहीं थे। के संथानम इससे सदस्य नहीं थे। बाकी ये तीनों एम गोपाल स्वामी थे, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, डॉक्टर KM मुंशी भी थे। लेकिन जो के संथानम थे इन्होंने 1964 के अंदर अपना रिकमेंडेशन दिया था। इसके आधार पर CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना भारत के अंदर हुई थी 1964 के अंदर। कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखें इसको भी आप। 104 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये भी शिक्षा से जुड़ा, शिक्षा जो इनका आरपीएससी का पहला पेपर है उससे जुड़ा था। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो ये वर्णित है अनुच्छेद 358 के तहत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकरण में राज्य के 7 अंग का विवेचन किया गया है? तो जो कौटिल्य ने जो राज्य के 7 अंगों की बात करी है वो मंडल योनि जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके अंदर उन्होंने राज्य के 7 अंगों की बात करी है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम है? तो जो राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम है वो फिलोसॉफिकल अप्रोच यानी दार्शनिक उपागम राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम है।
ये राजस्थान से जीके से रिलेटेड सम क्वेश्चन था, तो इसको हम स्किप करते हैं। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं 110वां। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य, चाहे वह एकात्मक हो या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। तो ये बात करी थी टी कृष्णमाचारी ने ये बात कही थी। ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, देख लेते हैं। जॉन रॉक के अनुसार प्रकृति की अवस्था को शासित किया जाता है। तो जॉन रॉल्स ने जो प्रकृति की अवस्था को शासित किया जाता है वो बात करी थी उन्होंने प्राकृतिक विधि के द्वारा। प्राकृतिक विधि के द्वारा ही प्रकृति की अवस्था को शासित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कनाडा के राज्य का नाममात्र प्रमुख है? तो जो ब्रिटेन का राजा या ब्रिटेन की रानी होती है वही वहाँ का नाममात्र का प्रमुख होता है। ऐसे 14 राष्ट्र अभी भी हैं, 4 देश अभी भी हैं जो कि ब्रिटेन के राजा या रानी को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकावली में ही है? तो ये बात करी है एच लास्की ने कि संपूर्ण जो पुनर्जागरण है वो मैकावली में ही है। तो इससे जो ये बात कही थी एच लास्की ने। और ये क्वेश्चन हमें मैचिंग करने से रिलेटेड था, तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका फोर्थ मैचिंग इसकी सही थी, तो देख लेते हैं इसको एक बार। जो पहले का था द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थन बैटने ने बात करी है, और द गवर्नमेंट प्रोसेस की बात ट्रूमैन ने करी है। हु गवर्न्स की बात रॉबर्ट एडहेल ने करी है, और द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की बात जेडी मिलर ने करी है। तो इस प्रकार से इसका मिलान था। जेएस मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धति का प्रयोग किया? तो उन्होंने भौतिक और ऐतिहासिक, फिजिकल एंड हिस्टोरिकल अप्रोच के आधार पे, पद्धति के आधार पे अपना अध्ययन किया था। तो इसमें से क्या सम्मिलित नहीं था, इसमें हम बताना था 118वें क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर सम्मिलित नहीं था अप्रोच पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। सिडनी बर्ग ने ये बुक नहीं लिखी है। बाकी जितने भी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये लुसेंट पाई ने लिखी है। द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये ऑर्गेनेस्की ने लिखी है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी ये गुरनार मिडल ने लिखी है। गुरनार मिडल बहुत बड़े थिंकर हैं। इन्होंने एशियन ड्रामा नाम की एक पुस्तक लिखी थी, इसके अंदर भारत को एक सॉफ्ट स्टेट की संज्ञा दी थी इन्होंने। तो गुरनार मिडल के बारे में भी आप याद रखें। द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी इनसे जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोनों की आलोचना करने हेतु रचनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया? तो इन दोनों की आलोचना करने के लिए रचनात्मक पद्धति या इसकी विश्लेषण का प्रयोग किया था, वो थे अलेक्जेंडर वेड्स ने रचनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। कंस्ट्रक्टिविस्ट एनालिसिस के ये बहुत बड़े थिंकर हैं, तो इसके साथ जुड़े थे अलेक्जेंडर वेड्स। ये सही है इसका। बर्लिन की दीवार गिरने से राष्ट्र राज्य के संवैधानिक स्वरूप को परिभाषित करने के लिए उदार फासीवादी और साम्यवाद के बीच चल रहे लंबे युद्ध के अंत को चिन्हित किया। तो ये चिन्हित किया है फिलिप बोटिक ने ये संवैधानिक उदार फासीवाद और समाज के लंबे युद्ध को अंत को चिन्हित किया है फिलिप बोबिट। तो फोर्थ इसका सही था। और ये मैचिंग से रिलेटेड था कि इसका कौन से दल की स्थापना कब हुई है। तो मैं इसको सिंपल आपको बता देता हूँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही था, कौन सी पार्टी कब स्थापना हुई है। और ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको भी हमें मैच करना था। तो मैं इसको आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। इसका थर्ड सही था कि फर्स्ट का फोर्थ था। साइंटिफिक वैल्यू की बात करी है आर्नोल्ड ब्रैक्ट ने। पॉलिटिकल साइंस इन आर्किनोटिक साइंस यानी शिखरस्थ है, यानी सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बात करी थी अरिस्टो ने, यानी अरिस्टोटल जिसे हम कहते हैं। और सी का सेकंड था पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। तो पॉलिटिक्स ऑफ आर्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटी की बात करिए बिस्मार्क ने। और जो इसका सबसे लास्ट जो एक बच गया है डी, साइंटिफिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर एन आर्मी ऑफ पॉलीगॉट्स, यानी राजनीति विज्ञानी बहुभाषियों की फौज है। तो ये बात करी है चार्ल्स हिगन ने ये बात करी थी। और ये सब राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये राजस्थान का पेपर था, तो इनको हम स्किप करते हैं इन सभी को। तो ये आप देख सकते हैं सब राजस्थान जीके से रिलेटेड था। तो देख लेते हैं आगे के जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है।
आसियान 1967 में आसियान के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य नहीं था? जब आसियान का गठन 1967 के अंदर हुआ था, उस समय जो इसके जो संस्थापक सदस्य में नहीं था वो लाओस इसके संस्थापक सदस्य में नहीं था। बाकी इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस ये तीनों इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो जो अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है, वो करता है वहाँ का जो कांग्रेस, यानी कांग्रेस वहाँ की जो संसद होती है वही निर्धारण करता है कि वहाँ पे कितने न्यायाधीश रहेंगे। निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह सीमित अध्यक्षवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से जाना था, तो इसके अंदर फ्रांस और फिनलैंड ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आध्यात्मिक व्यवस्था का। कंप्यूटर सहायक, तो ये भी उनसे रिलेटेड था, एजुकेशन जो उनका आरपीएससी का फर्स्ट पेपर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निहारता से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय कौन करता है? तो जो इसका विनिश्चय करने का जो अधिकारी है वो होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है यानी निहरताएं होती है अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की, उसका जो अंतिम फाइनल जो निर्णय करने का निर्णय है वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो जो इसके अंदर चयन करना था देख लेते हैं इसको। राजनीतिक विज्ञान में अनुभववाद परंपरावाद की अंतिम कड़ी माना जाता है, तो ये बात सही है। आधुनिक रूप में जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है, तो आधुनिक रूप में अनुभववाद का जनक तो नहीं माना जाता, लेकिन ये जुड़े हुए हैं इसके साथ ही, तो ये दोनों बात कहीं ना कहीं सत्य है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और तो ये इतने क्वेश्चन थे, और बीच बीच में शायद इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन आरपीएससी के जो पेपर 1 होता है उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने स्किप कर दिया इस वीडियो में। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्या कमी रहेगी उसको भी बताएं मुझे। मैं आने वाली वीडियो के अंदर इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।